हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं, सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के मॉडल पेपर मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें जीके जीएस रीजनिंग और गणित सारे चीज कराए जाएंगे पार्ट करके। पार्ट वन पार्ट टू में आ जाओ मेरे दोस्त, जांच लो अपनी तैयारी कैसी है, क्योंकि अब हमारे पास जो समय आपके पास आ चुका है वो मॉक टेस्ट करने का समय आ चुका है। तो देखिए, पहले हम आज की जो क्लास होगी जिसमें जीके जीएस कवर करेंगे, पार्ट टू जो क्लास होगी उसमें रीजनिंग और गणित कवर करेंगे। तो चलते हैं, फिर देरी क्या इस बात की। इसलिए जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड की जाएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। देखिए, ये जो पेपर है बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा मॉक टेस्ट। अगर आप सोच लो 50 में सिर्फ 44 से 45 सबका सही हो गया तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो आइए फिर जांचते हैं अपनी सिलेक्शन को, देखते हैं सिलेक्शन कैसी है। क्योंकि तैयारी तो जांच लीजिए, और तैयारी के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दिया हूँ, आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज में बात कर सकते हैं। जो भी चीज है, जैसे भी क्लासेस चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहां पे डायरेक्टली मुझसे बात करके उस समस्या को समाधान ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम लिख दिया हूँ कि अरमान डैश अली सर पे आप जाके फॉलो कर लीजिए। जल्दी जल्दी जाइए सभी लोग और फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद जो भी चीज होगा वहां पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आपसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। मैसेज करिए, जो भी समस्या है, जो भी क्लास चाहिए, जैसी भी चाहिए आप अपलोड करें। जैसे कल कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर सीजी पुलिस का आप प्लेलिस्ट बना दो, मैंने बना दिया है, और आप लोगों की सहूलियत के लिए ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो जाइए जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे जाके अरमान अली सर को फॉलो करिए, ताकि आपको जो भी चीज होगा, जो भी मैसेज हो, आप डायरेक्ट मुझे से बात कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि अभी मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया करूंगा, ताकि इसका जो पीडीएफ आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रोडिक और नौचार और एशिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन, ठीक है, अमागिन चेन्नई 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। चेन्नई 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, देखिए अजमेर, चेन्नई, सूरत और जयपुर। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, इसमें चेन्नई 2023, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर कहीं ना कहीं इसी प्रश्न में दे दिया गया है। ऑप्शन होगा इसका चेन्नई। क्योंकि आपको बता दो कि प्रोडिक और नौचार का एशिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन उमागिन चेन्नई 2023 में चेन्नई में ही आयोजित किया गया था, ठीक है, जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, एनएसडीसी इंटरनेशनल और पैराडमन ने किस देश में भारतीय कुशल युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की भागीदारी की है। ऑस्ट्रेलिया ने, जापान, दक्षिण कोरिया या न्यूजीलैंड। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे पहले भागीदारी की है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। क्योंकि अगर बात करें एनएसडीआई और पेरमारन की, भारतीय कुशल और ऑस्ट्रेलिया में बाजारों के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की भागीदारी की। एनएसडीआई विदेश में रोजगार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से संचालित करने की भूमिका निभाती है। पैरडमन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका विभिन्न प्रकार के बाजार में भागीदारी में लंबे समय से ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, आप जल्दी जाइए, देखिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रहा है आप लोगों को, जल्दी जाकर फॉलो कर लीजिए सर। सितंबर 2023 में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए ये कह रहा है जो G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, क्यूबा में, चीन में, भारत में या ब्राजील में। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये जो किया गया था, ये कह रहा 20 सितंबर 2023 ये 2023 में किया गया था। कहां पे किया गया था? को हवाना एक जगह है, क्यूबा में एक नई वैश्विक व्यवस्था का आयाम के साथ संपन्न हुआ था, और इसकी राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा।
अगर क्वेश्चन ये पूछे G77 प्लस चिन्ह कहाँ पर कब किया गया था, तो 20 सितंबर 2023 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा है, सुंदर सा, सुशील सा है। किस संस्थान ने इंडिया डिजिटल समिट 2023 का शुभारंभ 2022 का शुभारंभ किया था? देखिए, इंडिया डिजिटल समिट 2022 को क्या, देखिए अगर हम बात करें इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, या अगला देखोगे तो इलेक्ट्रिक और ITI मंत्रालय और नीति आयोग। तो अगर हम इसकी जिक्र करते हैं तो इसकी था जो 16वें संस्करण का आयोजन किया था मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। ये क्या था, कौन सी संस्करण था सर? इसका 16वें संस्करण था। कौन सा था? 16वें संस्करण था। किसने किया था? इसको बोल सकते हैं आप इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया किया था, द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान 10 मिलियन डिजिटल रूप से सक्षम सूक्ष्म उद्यमों का निर्माण से वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार सृजन एक GDP में योगदान दोनों के सूक्ष्म उद्यमी भारतीय का अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत प्यारा सा है, 5वां, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था? जो आयोजन स्थल किया गया था, मैं अगर बता दूं कि ये जो किया गया था 3 दिन के लिए किया गया, 3 दिवसीय था। कितना था? 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन था सर। कौन सा था? वार्षिक सम्मेलन था, जो कि डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में कहाँ किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं दोस्त, कि किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड फिक्स जीता है? किसको जीता था? लुई हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, क्लासेस सेजन और मैक्स वर्स्टेन। देखिए किसने किया था? ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? बी है। इसको किया था ऑप्शन नंबर, सॉरी बी नहीं है सर, ये पूछा ना, इसका ऑप्शन नंबर सी है। फेरारी क्लासेन सेजन ने किया था, जो कि अपनी कैरियर की पहली फार्मूला 1 रेस जुलाई कब दिया था? ये 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश ग्रेड फिक्स में जीत के साथ शुरू किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? मतलब आप देखिए, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, PT उषा वेट लिफ्टिंग, और के वजह से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से सिर्फ एक ही सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन कहती है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे मेरे दोस्त। अभी भी कह रहा हूँ, जल्दी जाकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देख रहे ना बिल्कुल A1 का क्वेश्चन है। अगर मान लो 50 में से 45 आपने यहाँ पे सही कर दिया मॉक टेस्ट में आज की, तो भैया आपकी सिलेक्शन बिल्कुल पक्की है। सिलेक्शन चाहिए, जाके सारे क्वेश्चन सारे जाके वीडियो को देखिए, और प्लस में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। जल्दी चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करा बिल्कुल फॉर्मूला के साथ करा रहा हूँ, बिल्कुल एक चीज एक्सप्लेन करके चला रहा हूँ। बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां फॉलो करके आप कमेंट करके मुझे मेंशन कर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रांड फिक्स जीता था? लुई हैमिल्टन ने, क्लासेन सेजन ने। अभी देखिए, ये सेम क्वेश्चन देखिए आपको रिपीट हो रहा, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका इनका चेंज हो गया उस समय। अब देखिए, अभी नाम क्या आ गया? क्लासेन, ऑप्शन नंबर सी। ये तो पहले पीछे वाला ही क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न, फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो इन्होंने पुस्तक लिखा था उसका पुस्तक का लेखक कौन है? सी रंगाराजन, रजित बी राय, विक्रम शपथ, पवन सी लाल।
तो मैं आपको बता दूं, तो ये बुक जो लिखी गई थी ये कब आई थी अगर मैं बताऊं आपको, तो बेटा दिसंबर 2022 में फोक्स इन द रोड माई इज इट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखे थे सी रंगाराजन जी ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस पैगरी बिजनेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगर ये पूछे कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आप लिख सकते हो पिगुन बिजनेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? रमेश सी गौर, रामचंद्र गुहा, सतीश कौशिक, आरिफ मोहम्मद खान। तो देखिए ये जो पुस्तक था भारत की जनजाति, ये लिखी गई थी 21 फरवरी 2022 को भारत की जनजातीय स्वदेशी भाषाओं में एक पुस्तक का विवेचना किया गया था। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर ने किया था। रमेश सी गौर जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द सेंट्रल आर्ट्स ने लिखा था। किसने लिखा था? IGNCA ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में यूनेस्को के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दौरान पुस्तकों की विवेचना की गई थी। नेशनल इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स ने लिखा था। कब की गई थी इसकी, और ये कहाँ की गई थी भैया? अपने न्यू दिल्ली में। यूनेस्को के कहाँ पे की गई? न्यू दिल्ली में। अगला, निम्न में से कौन सा 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टीज, मतलब 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखे थे? सरबजीत सिंह, YS राजन, शिवनाथु पिल्लई और चेतन भगत ने। देखिए इस बुक को जो लिखे थे ये इसको लिखा गया था, ये शिवनाथु पिल्लई जी ने लिखा था, पिल्लई ने लिखा था, ये इन्होंने इसका लिखा था। अगला प्रश्न देखिए बहुत प्यारा सा है। देखिए कह रहे हैं क्या कि प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुस्तक वर्ष कलाकारों को प्रदान किया जाता है। कब से प्रदान किया जाता है? 1950 से, 1961 से, 1952 से या 1959 से? जल्दी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया था 1992 से देने की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। विश्व नो तंबाकू डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? देखो भैया तंबाकू नहीं खाना, ये किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 31 मई को। अभी देखिए 31 मई को मनाया जाएगा, यानी कल ही है, यानी ये कल है। कब है? कल है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, हो जाएगा। चलिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब कि जो 13 क्वेश्चन में करें, 14 क्वेश्चन में क्या करा है आप देख रहे हैं ना, हर जगह से क्वेश्चन उठाया गया। अब करें 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई 12 जनवरी को? राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस, विश्व मलेरिया दिवस और विश्व योग दिवस। ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय, और जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, भारत में सबसे ज्यादा नौजवान युवा पाए जाते हैं। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे और कर लेंगे जाकर जो काम है फॉलो करेंगे। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध? राजस्थान का कौन सा शहर है जो येलो पत्थर मतलब पीले स्टोन के नाम से जाना जाता, शहर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध? जल्दी। राजस्थान में देखिए आपको बता दूं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि अगर बात करें तो उसमें देखिए वहाँ बहुत सारे पत्थर वहाँ से लिए जाते हैं, जैसे मूर्तिकला के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। तो देखिए राजस्थान में जो पीले शहर के नाम से जाना जाता है वो है जैसलमेर। कौन है? जैसलमेर है। देखिए जैसलमेर शहर का प्रसिद्ध जैसलमेर किले से पूर्व और उत्तर में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जैसलमेर में किले के पूर्व और उत्तर में बनाया गया है, जो शहर का ताज के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। देख रहे हैं सर, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकाले। क्वेश्चन पूछे कि स्वर्ण नगरी से किसको जानते हैं, तो भैया आप कह सकते हो
की नगरी को जैसलमेर के जाना जाता है, क्योंकि येलोस्टोन आम सामग्री है जिसे शहर का वस्तु कला में पाया जाना था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान में नमक उद्योग के कारण सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है? देखिए किसको, मतलब राजस्थान से क्वेश्चन है, देख रहे हैं सर, तरह के नमक उद्योग के कारण सॉल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, नगौर, बाड़मेर, गिरमाला या फलौदी। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में नमक उद्योग के कारण जो जाना जाता है वो जाता है फलौदी को। किसको? फलौदी को। सॉल्ट सिटी की यह जोधपुर जिले में, किस जिले में है सर? ये जोधपुर जिले में, किसमें है सर? जोधपुर जिले में है। रेगिस्तान का बर्फ क्षेत्र भी और ये देख रहे हैं। और मैं अगर बता दूं कि फलौदी शहर में नमक का कारोबार जो शुरुआत किया गया था वो सब 1960 से इसका कारोबार को शुरुआत किया गया था। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको मैचिंग करना है। क्या करना है आपको? मैचिंग करना है, मैचिंग करके आपको इसको आंसर को बताना है। तो चलिए देखिए, मैचिंग वाला तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, मैचिंग वाला कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इधर है आपका चित्रांकन हो गया, इधर हो जाएगा आपका डाइक, दूसरा हो जाएगा आपका गनीसोइट, तीसरा होगा ग्रेनाइट, चौथा हो जाएगा संगुटिका। अब इसको मैच करिए। ठीक है, मैच करके आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसको मैच करिए और आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो पहले का जो होगा तीसरा हो जाएगा, दूसरे का जो हो जाएगा बी का पहला हो जाएगा। ठीक है, अगर सी का बात करें तो सी का चौथा हो जाएगा, डी की बात करें तो हमारा दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी से। ये सब क्वेश्चन जो दिखता है ना, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन दे रहा है, बिल्कुल इतना बड़ा। कथन ए और कथन बी की जांच करें। कथन ए 35% सौर ऊर्जा पृथ्वी की सतह के साथ वायुमंडल को गर्म करने के उपयोगी नहीं है, उसी गर्मी को पृथ्वी की सतह को एल्बिडो कहा गया है। बिल्कुल सही इन्होंने बोला। आगे देखिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है हवा के अणुओं को लघु तरंगे प्रकरणीय और प्रवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से अंतरिक्ष में धूल को छोटे कण बादलों और पृथ्वी की सतह पर द्वारा उष्मा को स्थानांतरित किया जाता है। कथन ए और बी दोनों सही है। अब आपको इसको आंसर देना है कि कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कथन ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, साइलेंट वाली नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वाली नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में या केरल में या छत्तीसगढ़ में। अब कोई आंख होंगे छत्तीसगढ़ मत मार दीजिए, तो आप सोचो छत्तीसगढ़ पुलिस का छत्तीस, नहीं, ये जो स्थित है केरला में स्थित। कहाँ पे? केरला में स्थित है। साइलेंट वाली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में, केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत है, वहां पे तो आपको केरल आंसर होगा। चंद्रपुर श्रृंखला किस शैल का समूह का भाग है? चंद्रपुर जो श्रृंखला है किसका भाग है? आर्कनिक, विंध्या, धरवारा या कडप्पा या कडप्पा में किसका है? तो देखिए सर, ये जो है कडप्पा चट्टान के समूह का भाग है। किसका है? कडप्पा चट्टान, कुडप्पा चट्टान का समूह का भाग है। अगला कह रहा है छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, मार्क्सिट, नीस और कंग्लोमेरेट के रूप में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है बताइए? धरवार, गोंडवाना, आर्कनिक या कुडप्पा। देखिए ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है आर्कनिक पाई जाती है। अगर मैं आपको जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ में आर्कनिक चट्टानें ग्रेनाइट और निक्स में कमलेस के रूप में पाई जाती है। आर्कनिक जो है इसका राइट आंसर है। कौन है? आर्कनिक है। अगला 21 मई 2021 को हाल में ही डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिफेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या? देखिए सबको लगाया था, कोविड जब फैला था तो सबको कोविड में इंजेक्शन लगाई गई थी, तो उसी को पूछा उसका नाम क्या है। तो इसकी राइट आंसर क्या है सर? 21 मई 2021 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। कौन था? पूछा जो कीट आता था, कीट का नाम पूछा था। क्या पूछा सर? ये जो कोविड-19 एंटीबायोटिक डिफेक्शन कीट के रूप में घोषित किया था उसको डिपकोवेन बोला गया था। डिपकोवेन, कीट का नाम क्या था? डिपकोवेन था। जैविक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम हृदय का मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल हार्ट या आर्टिफिशियल आंख या पेसमेकर या इलेक्ट्रॉनिक पैर क्या है? तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त
ये एक जो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग का हार्ट है आर्टिफिशियल हार्ट, इसकी राइट आंसर क्या, आर्टिफिशियल हृदय। आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल हृदय जब इंसान भी आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल किडनी भी आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी जब इंसान की किसी किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी को इम्प्लीमेंट करके उसको कुछ दिन तक जिंदा रखा जा सकता है। उसी प्रकार आर्टिफिशियल हार्ट भी आ चुके हैं। मैड्रिड की राजधानी कहाँ है, देखिए ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। मैड्रिड की राजधानी क्या है, फिलीपींस। मैड्रिड की राजधानी है फिलीपींस, मालदीव, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम, या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैड्रिड की राजधानी जो होता है स्पेन होता है, क्या होता है, स्पेन होता है। ये देखिए इंटरनेशनल क्वेश्चन लिया गया, अगर ये इंटरनेशनल क्वेश्चन इंटरनेशनल से लिया गया है। द्रोग मुद्रा किस देश से संबंधित है। अब द्रोग जो मुद्रा, जैसे भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, पाकिस्तान में क्या चलता है, रुपया चलता है, बांग्लादेश में क्या चलता है, टाका चलता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यूके में क्या चलता है, अमेरिका में वहां पे डॉलर चलता है। उसी प्रकार कह रहा है कि बाकी देशों के साथ क्या है। तो हम कंबोडिया की बात करते हैं, तो कंबोडिया में जो चलता है वो कंबोडिया रियल चलता है, रियाल चलता है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, नोम पेन राजधानी है। अगर हम बात करते हैं लुआस, तो यहाँ पे जो चलता है लुआस कीप चलता है यहाँ की। इसकी राजधानी क्या है मेरे दोस्त, ये वियतनाम है, वियतनाम। अगला क्वेश्चन म्यांमार, देखिए आपका म्यांमार पड़ोसी देश है, इसमें क्या करता है, वर्मी कायत चलता है। और ये किसका है, इसकी राजधानी नेपिडा। वियतनाम में क्या चलता है, डांग। इसका राजधानी कहाँ है, हनोई। तो आपसे पूछा क्या है, डोंग। तो डोंग किसका है भाई, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो अस्थायी सदस्य नहीं है, मतलब यूएन की कौन सा अस्थायी सदस्य, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो मैं आपको बता दूं जर्मनी जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है, चीन बाकी सब क्या है, यूएन का अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, आसियान इस किसके लिए प्रसिद्ध है, एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए प्रसिद्ध है। और मैं बताऊं ये इसके लिए प्रसिद्ध एक संगठन है। पत्रचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तलिपि है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ये जो है, ये जो स्थित है ये कहाँ के, उड़ीसा का है। किसका सर, उड़ीसा का है। और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य उड़ीसा है। और मैं बता दूं इसकी शुरुआत, ये अगर देखा जाए पट्टचित्र की कला की उड़ीसा राज्य की परंपरागत है। पट्टचित्र नाम संस्कृत शब्द के पटा अर्थात कैनवास और चित्र से लिया गया है। चंगपात आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों में रहते हैं, ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो कि उन्हें अत्यधिक ठंडक से बचाते। उन्हें टेंटों को डिजाइन में 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 800 वर्ष, लगभग 100 वर्ष पुराना है, अत्यधिक आधुनिक, मतलब बहुत ही ज्यादा आधुनिक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है ये लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है। और ये जो लोग रहते हैं ये बड़े तोकनी आकृति के टेंटों का उपयोग में रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंडा से बचाते हैं। और इन्हें टेंटों की 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। कोई जनजाति एक ऐसे सुपुष्प लोगों का समूह है जिसका अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र की राज्य है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, नागालैंड या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसकी राइट जो आंसर है अंडमान एंड निकोबार है। क्या है, अंडमान और निकोबार इसका है। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता है कि ये अंडमान निकोबार क्या है, आप इसको कमेंट के भारत के किस में आता है, यूटी में आता है, राज्य में आता है। अगर आता है तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल भी पूछ सकते हैं। सैला नृत्य किस जनजाति के रूप में विशेष, मतलब सैला जो डांस है, सैला और नृत्य किस जनजाति का है, ओरवा, गोंड, बिजवार या कमार। ठीक है, आपको पता है गोंड सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका किस जनजाति का ये डांस है, तो मैं अगर बता दूं ये गोंड जनजाति का डांस है। किसका है, गोंड का है। तो सैलवा में गोंड जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। और गोंड जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है। आपको बता दो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है।
अगला, बच्चे किस त्योहार में गोंडे गेंडे की सवारी करते हैं? बच्चे जो किस त्योहार के अंदर में गेंडे की सवारी करते हैं? अक्ति में, अलास्ती में, हरेली में या पोलो में? तो आपको बता दूं, हरेली में जो बच्चे होते हैं गोंडे की सवारी करते हैं। और ये तब की जाती है जब खेतों में धान बोने के समय हरेली पर्व मनाया जाता है, और हरेली के अवसर पर खेतों के औजार और बैलों की पूजा भी की जाती है। हरेली त्योहार पे ही हर साल सावन के महीने में मनाई जाती है, और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए पर्व का विशेष महत्व है। हरेली के दिन बच्चे बांस से बनी, मतलब गोंडे, मतलब कि बच्चे बांस से बनी उपकरण पर बैठकर चढ़ते हैं। मतलब ये बहुत ही धूमधाम से छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। निम्न में से किसे रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की थी? देखिए, रामकृष्ण मिशन ने बनाया था। MG रनाडे ने, नरेंद्र नाथ दत्त ने, कृष्ण परमहंस ने, GK गोखले ने। ठीक है, गोखले ने। तो इसको देखिए, ये जो बनाए थे, ये रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद उनके शिष्य जैसे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त 1897 में कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन थे? इनके शिष्य थे। क्योंकि शिष्य विवेकानंद, नरेंद्र दत्त ने, जो कि ये कब किया था? 1897 में की थी। किनके? इनको मृत्यु के बाद की। महात्मा गांधी ने जेठ पुत्र कौन था? महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? देखिए, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? महात्मा गांधी के मनीलाल गांधी, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी तो है नहीं सर। देवदास गांधी कहां से आ गए? मनीलाल, हरिलाल में कोई एक है। तो सबसे बड़ा जो थे वो हरिलाल थे। कौन थे? हरिलाल, जो कि 23 अगस्त 1888 से और 18 जून 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी के सबसे बड़े पुत्र, उनके 3 छोटे भाई मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी, ये चारों है। फिरोज गांधी नहीं थे, उनके 3 पुत्र थे। मनीलाल गांधी थे, हरिलाल, मनीलाल और देवदास। हरिलाल का जन्म 23 अगस्त 1988 को हुआ था, जब उनके पिता उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। मतलब जब उनके पिता उच्च शिक्षा के लिए, तब उनका जन्म हुआ था 1888 में। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इस्टुमलिस द्वारा, अलाउद्दीन खिजली द्वारा या गयासुद्दीन द्वारा? देखिए, बाजार विनिमय की जो शुरुआत की गई थी वो अलाउद्दीन खिजली के द्वारा पहले ही, सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिजली के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिजली ने अनाज, दाल, कपड़ा, मवेशी, घोड़े, मांस, मछली, सूखे मेवे, गन्ना, सब्जी पाने के लिए एक सही प्रकार की वस्तु की कीमत तय कर दी गई थी। तो सबसे पहले बाजार जब विनिमय शुरुआत किया गया था, वो किए गए थे सर, किसने किया था? अलाउद्दीन खिजली ने किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? डच ने, फ्रेंच ने, अंग्रेजों ने या पुर्तगाल में? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, पुर्तगालों ने किया था। क्योंकि आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से लेकर भारत के रास्ता को ढूंढा था, और 1453 में कम्युनिस्ट पर कब्जा भी किया था उन्होंने। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस शहर पर आरंभ किया था? लुम्बिनी ने, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में या वैशाली में? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जो शुरुआत किया था वो सारनाथ से किया था। किससे? सारनाथ से किया था, जो कि बनारस के एक शहर, बनारस के पास है। द्विसदनी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघवाद प्रणाली और एकता प्रणाली? तो ये जो है संघवाद प्रणाली है। कौन से सर? संघवाद प्रणाली है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले निम्नलिखित में से कौन शिक्षक मंत्री थे? अरे भाई, यही तो थे अपना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे। ठीक है सर, ये भी हमारे स्वतंत्र सेनानी, भारत में आजादी में बहुत बड़ा इनका रोल था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिनका मूल रूप, जिनका अच्छा नाम जो था मोइनुद्दीन अहमद था, उनका नाम जो था मोइनुद्दीन अहमद था, जिनका जन्म 1888 में हुआ था, मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? इनका जन्म मक्का यानी सऊदी में हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था। और आजाद एक संदारवाद विभाग हुए, जिनके नाम अब्दुल कलाम के संकेत मिलता है, जिसके शाब्दिक अर्थ संवादों को भगवान। वे स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 1888 में मक्का की सरजमी पे हुआ था। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल, दिल्ली और बिहार। कह रहा है कि विधान परिषद कहाँ पे है। देखिए ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा आपसे। इसके बाद दिल्ली, इसका हो जाए केवल 4 में है, क्योंकि बिहार में विधान परिषद है। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है? इस राज्य में विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल के अनुशासन पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के अनुशासन। देखिए तो ये जो है इसका राज्य की विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ये अगर मैं आपको बताऊं, राज्य की विधानसभा द्वारा पर छोड़ दिया जाए कि वह चाहे तो संसद को सिफारिश करे, जहां की विधान परिषद है वहां उसका समाप्त कर दिया जाएगा। विधान परिषद ही नहीं, वो उसकी स्थापना दी जाएगी। ये अनुच्छेद 169 में कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 में। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। देखिए लोकसभा के नेता कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि लोकसभा के प्रति जवाबदेही किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री कौन होता है? जो सरकार मौजूद होती है, सरकार की जो सबसे मेन पार्टी होता है, जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे अभी किसकी है? बीजेपी की। राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम नेता कौन थे? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम नेता कौन थे? गेंद्र सिंह, वीर नारायण सिंह, गोपीनाथ कपूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे? वीर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका आंसर बताइए आप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा ही तो है। कह रहा है वीर सिंह के मृत्यु दंड कब, मतलब वीर सिंह के फांसी की सजा कब दिया गया था? 10 सितंबर 1855 में, 10 दिसंबर 1856 में, 10 दिसंबर 1857 में, 10 दिसंबर 1858 में। देखिए अगर मैं बताऊं तो वीर जो थे ये नारायण सिंह, इनकी जन्म 1795 में हुई थी, इनकी मृत्यु 1857 में। यानी इनकी मृत्यु जब हुई थी 10 दिसंबर 10 दिसंबर कब हुई थी? इनको छत्तीसगढ़ के रायपुर में जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई। यह प्रथम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। इसकी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। अगला, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में वर्ष 2022-23 में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की प्राथमिक मध्य क्षेत्र का योगदान क्या रहा था? तो देखिए इसके योगदान जो रहा था वो आप जल्दी से बताइए कितना? 20%, ठीक है। 20%, 34%, 46%, 28%, 34%, 38%, 21%, 22%, 57%, 23%, 20%, 57%। तो इसकी था ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का कौन सा विभाग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करते हैं? वित्त विभाग भारत सरकार, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, अर्थव्यवस्था सांख्यिकी निदेशालय, इनमें से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था सांख्यिकी निदेशालय। भारत के मध्य मिड लिफ्ट में अपनाए गए महालोबिन प्लान मॉडल का उद्देश्य था मजबूत रक्षा उद्योग अवसर बनाना, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संघ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, इसको बताइएगा, मैचिंग है, ये आप खुद बताएंगे, मैचिंग को करेंगे। महानदी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, धमतरी। तो आपको पता है कि किस जिले में है? ये जो है ये रायपुर, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। कहाँ पे? जांजगीर चांपा में, लगभग 125 किलोमीटर दूर, मोरगा कोयला ब्लॉक से 125 किलोमीटर दूर है। लास्ट क्वेश्चन सबसे प्यारा है, बहुत इजी है, छूमंतर में आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि ईस्ट कोरबा इस थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता कितनी है? 740 मेगावाट, 440 मेगावाट, 640 मेगावाट, 840 मेगावाट। तो देखिए इसकी जो कुल क्षमता है 440 मेगावाट इसकी क्षमता है।
ठीक है, तो देखिए टोटल आज का हमने 50 क्वेश्चन देखे, और आप इस पे जाकर जो भी कमेंट करना आप फॉलो करें, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिंक आईडी भी दे दिया हूँ। और देखिए आज का पार्ट 1 में हमने सिर्फ जीके जीएस को कवर किया, अगली जो पार्ट होगी जिसमें मैथ और रीजनिंग की कवर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू राबी, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। बाकी जो भी चीज़ें इसकी सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपको मैथ रीजनिंग की क्लास की जाएगी। थैंक यू।